बैंकिंग, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन इन रिटेल बैंकिंग। ठीक है, रिटेल बैंकिंग इज बेसिकली कंसर्न विद व्हाट, इट इज रिलेटिंग विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल कस्टमर्स, कंज्यूमर्स को, रेदर देन बिग कॉरपोरेशंस कंपनीज, है ना। चाहे डिपॉजिट प्रोडक्ट की बात करूं, चाहे लोन प्रोडक्ट की बात करूं, चाहे सर्विसेज की बात करूं, दैट आर ऑफर्ड बाय बैंक टू देयर कस्टमर्स। चैप्टर इज अबाउट व्हाट, इट्स अबाउट थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो आप सर्विसेज कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए आपने यहाँ पे जो एज अ एजेंट थर्ड पार्टी यूज कर रहे हो या थर्ड पार्टी की सर्विसेज ले रहे हो। इसके रीजंस हो सकते हैं, मान लो कि आपको ऐसे लगता है कि आप अप टू दैट लेवल वो सर्विसेज प्रोवाइड ना कर पाओ, देर इज लैक ऑफ स्टाफ, ठीक है। कॉस्ट, आप हो सकता है कि जो आपके पास एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं वो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएं, लेकिन उसके लिए आपको कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, पहले उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंड हो सकता है कि वो एक्सपर्टीज की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर पाओ या ना कर पाओ। ठीक है, तो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगा रिटेल बैंकिंग के कंटेक्स्ट में। रिटेल बैंकिंग एज अ बिजनेस मॉडल इज प्राइमरली बिल्ट ऑन अ लार्ज कस्टमर बेस एंड टारगेट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू दिस कस्टमर बेस एंड ड्राइव देयर प्रॉफिट फ्रॉम दोज ऑपरेशन। अभी एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपको पता है रिटेल बैंकिंग में हमने लार्ज कस्टमर बेस को डील करना है, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं। अगर आप अपने एंड के ऊपर चाहो कि जो भी आप प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हो आप उनकी मार्केटिंग के रिलेशन में, उनकी एडवर्टीजमेंट के रिलेशन में कि आप ही सारा काम करोगे, इट वुड बी डिफिकल्ट कि सारे कस्टमर बेस को सेटिस्फाई कर पाओ, रहेगा ना ये पॉइंट। बट द एफर्ट्स ऑफ द बैंक इन मैक्सिमाइजिंग बिजनेस पर कस्टमर, प्रॉफिटेबिलिटी पर कस्टमर have their limitations as bank could not address the entire need spectrum in financial services and could offer only banking and remittance products to their customer। तो अगर यहाँ पे सिर्फ बैंक नहीं, ठीक है, सिर्फ बैंक नहीं, जितनी भी सर्विसेज हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, सिर्फ बैंक ही अगर प्रोवाइड करे कंज्यूमर को कोई एजेंट वगैरह इसकी हेल्प लिए बिना, it would be difficult to satisfy per customer to take profitability from per customer, क्योंकि हर एक कस्टमर का जो भी क्वेरीज रहेंगी, जो भी इश्यूज रहेंगे वो क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, है ना। जो भी उनकी प्रेफरेंस रहेगी वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। बट कस्टमर नीड एक्सटेंड बियॉन्ड जस्ट बैंकिंग एंड सर्विसेज। तो इसी वजह से बैंक यहाँ पे क्या है, सिर्फ यही जो सर्विसेज हैं, जो मेन सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं, यही ऑफर करते थे रिलेटिंग टू बैंकिंग एंड रेमिटेंस प्रोडक्ट्स। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द इमरजेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, यू कैन से दैट बैंक को डेफिनेटली अपना जो ये जो बेस है सर्विसेज के रिलेशन में, प्रोडक्ट्स के रिलेशन में, इसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। But consumer needs extend beyond just banking services and encompass insurance and other investment need। अकेला आप यही तो नहीं डिपॉजिट पैसा जमा करवाने आए, निकलवाने आए, कितने सारे काम हैं, कितनी सारी सर्विसेज हैं जो बैंक आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कस्टमर हैव टू अप्रोच डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर फॉर देयर डिफरेंट नीड्स लाइक इंश्योरेंस, investment in mutual funds and other services like broking services, demat services, etc. could not be offered from the bank's own product stable as banks are prohibited to offer such services on their own because of regulatory restrictions। तो मेन जो नीड्स हैं, बैंकिंग नीड्स हैं, उनको छोड़ के भी आपकी बहुत सारी नीड्स हो सकती हैं जिनके लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। तो वो केस में यहाँ पे जो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटरमीडियरी हैं, उनका रोल सामने आता है। ठीक है, आपको पता है कि जो बैंक्स हैं, बैंक्स ने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलना है, जो भी आरबीआई एक्ट ने बनाए हैं या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने बनाए हैं। तो कुछ प्रोविजंस रहती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि जो बैंक्स हैं इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी, एज अ थर्ड पार्टी यू कैन से दैट with the help of third party, as a third party they will be able to provide these kind of services to their consumers। ठीक है, जैसे बैंक का इंश्योरेंस आपने टर्म सुनी होगी, है ना। But banks can offer the above services through the relevant service provider through agency arrangement with them। Banks are permitted to offer these services by Reserve Bank of India by acting as corporate agent and without any risk participation। अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डेफिनेटली दे आर अलाउड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंज्यूमर इन दिस केस। लेकिन अपना जो सिनेरियो है, अपना जो उनका केस है इन रिलेशन टू रिस्क पार्टिसिपेशन, इसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें नॉर्मली पार्टिसिपेशन नहीं रहता बैंक्स का।
Offering these services not only cover the entire need spectrum of the consumer but also improve the fee based income of the bank, as bank receive commission for acting as a corporate agent फॉर दीज सर्विस प्रोवाइडर। जैसे इंश्योरेंस के रिलेशन में अगर बैंक इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपको टर्म बताया है ना, डेफिनेटली इसके लिए उनको कुछ रेवेन्यू जनरेट होएगा, कोई इनकम जनरेट होएगी इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, है ना, इन द फॉर्म ऑफ फी, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। उनके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल सोर्स रहेगा, तभी वो इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विदाउट टेकिंग रिस्क। ठीक है, इसके बाद एक टर्म है पैरा बैंकिंग। पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज के साथ आप लोग फैमिलियर होगे। ठीक है, कि एक तो मेन जो एक्टिविटीज रहती हैं बैंक की, एक तो वो जैसे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स एंड एडवांसेस। इसके अलावा भी जो भी बैंक का रेवेन्यू सोर्स रहता है, ठीक है, जो भी बैंक का रेवेन्यू सोर्स रहता है, कितनी सारी सर्विसेज और भी तो प्रोवाइड करते हैं बैंक, वो जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक्सेप्ट मेन सर्विसेज, वो आपका पार्ट रहती हैं पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, जैसे आपका म्यूचुअल फंड इसमें आ जाएगा, हायर परचेज सिस्टम के रिलेशन में। ठीक है, ये सारी चीजें पैरा बैंकिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीजें। ठीक है, the distribution of third party product has emerged as a key driver of the revenue for the foreign banks and new generation private sector bank. Public sector bank also have entered third party distribution in a very aggressive way and converting their huge branch network into distribution channel for augmenting fee based income. This concept of selling product other than banking product is called para banking. I hope so the meaning is clear to everyone. मेन जो प्रोडक्ट के लिए आपने जो बैंकिंग बिजनेस है उसको स्टार्ट किया, उसके अलावा आप कोई और जिससे आपको फी या कमीशन, है ना, कोई रेवेन्यू का सोर्स है आपका, इस तरीके की आप कोई सर्विसेज, इस तरीके की आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज बेसिकली नोन एज पैरा बैंकिंग। ठीक है, Reserve Bank of India has prescribed guideline for bank for doing different para banking activities and has restricted the bank to do para banking business within the ambit of guideline. Definitely जो rules and regulations हैं, जो guidelines हैं RBI ने issue की हैं, आपने वो सिनेरियो के अंदर ही जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो to their customers. The guideline for banks for doing para banking activities with regard to mutual fund business and insurance business and insurance distribution business are discussed below. कि क्या क्या चीज़ें, किस तरीके से आपने डील करना है चीज़ों के साथ, उसके बारे में गाइडलाइंस इशू की गई RBI के द्वारा, उसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के रिलेशन में पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज इन रिलेशन टू म्यूचुअल फंड। आई होप सो आप म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट के साथ जो हो फैमिलियर हो। म्यूचुअल फंड में बेसिकली क्या रहता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर विल बी देयर। ठीक है, जैसे मान लो आप एज ए इन्वेस्टर, आपके पास मान लो सरप्लस फंड्स हैं, उस पर्सन ए है यहाँ पे, इनके पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल हैं। ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट दैट सरप्लस फंड इन सिक्योरिटीज, इन दी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, सो दैट कि उसको रेवेन्यू का जो सोर्स है वो, ठीक है, एक तरीके से हो जाए। तो या अभी यहाँ पे पर्सन ए है, इस तरीके से मान लो पर्सन बी भी हो सकता है, पर्सन सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कितने सारे पर्सन हो सकते हैं जिनके पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल होएगा एंड दे वांट कि उनका कैपिटल ग्रोथ हो, ठीक है, या रेगुलर बेसिस के ऊपर उनको इनकम मिले, इस तरीके से वो अपना जो सरप्लस फंड है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिक्योरिटीज में। अभी दो चीजें रहेंगी, या तो आप अपने एंड के ऊपर विद द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आप जो है आप इन्वेस्ट कर लो। ठीक है, जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, है ना, अगर आपने एक्टिवा या बाइक चलानी सीखनी है तो दो ऑप्शन है, या तो जिस बंदे को आती है उसकी हेल्प ले लो, या अपने एंड के ऊपर ही चल पड़ो, फिर देखो क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, आप अपने एंड के ऊपर विद द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, ठीक है, आप क्या हो, जो भी आपको कंपनी की सिक्योरिटीज लगे कि बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे एक एक्सपर्ट पर्सन की हेल्प ले सकते हो। वो एक्सपर्ट पर्सन कौन कहलाएगा, म्यूचुअल फंड मैनेजर। म्यूचुअल फंड मैनेजर, तो यहाँ पे एक ट्रस्ट क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, ट्रस्ट, जहाँ पे सारे जो फंड्स हैं, जो भी डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं, सारे जो फंड्स हैं वो पूल किए जाएंगे ये ट्रस्ट में, एंड ये ट्रस्ट में से डिफरेंट कंपनी की सिक्योरिटीज में, ऐसा नहीं होएगा कि कोई एक कंपनी की सिक्योरिटीज में पैसा लगाएंगे, डिफरेंट कंपनी की सिक्योरिटीज में यहाँ पैसा क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा।
डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब यहाँ पे कि इन केस अगर एक कंपनी यहाँ पे डिफॉल्ट कर जाए, यू विल बी एबल टू हैंडल द लॉस, ठीक है, दैट्स द रीजन। सेकेंड रीजन ये हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस, कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। आप चाहते हो कि मेरा कैपिटल ग्रोथ हो, या आप कैपिटल ग्रोथ इफ यू वांट, डेफिनेटली अगर आप कैपिटल ग्रोथ चाहते हो रिस्क फैक्टर विल बी हायर, या फिर आप चाहते हो कि मेरे को रेगुलर बेसिस के ऊपर इनकम हो, तो उस अकॉर्डिंग आपका जो फंड है उसको इन्वेस्ट किया जाएगा सिक्योरिटीज में, सो दैट कि रेगुलर बेसिस के ऊपर यू विल बी एबल टू अचीव सम इनकम विद मिनिमल रिस्क, मतलब डिपेंडिंग अपॉन यू। एंड नॉर्मली क्या रहता है, हायर रिस्क लीड्स टू हायर रिटर्न। तो क्या किस तरीके की आपकी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की सिक्योरिटीज में यहाँ पे क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड जो भी यहाँ पे रेवेन्यू सोर्स रहेगा वो ट्रांसफर किया जाएगा इन्वेस्टर्स को अपनी कमीशन या फी लेने के बाद बाय द फंड मैनेजर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है आपका म्यूचुअल फंड का। तो इस तरीके की ये जो मेन सर्विस तो नहीं ना हुई बैंक की, ये इस तरीके की सर्विसेज अगर बैंक प्रोवाइड करते हैं तो वो केस में क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो आरबीआई ने इशू की जिनको फॉलो करना है, एंड अगर इस तरीके की सर्विसेज रहेंगी वो पार्ट रहेंगी पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज का, ठीक है। अभी गाइडलाइंस देखते हैं। सो प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई शुड बी ऑब्टेन्ड बाय बैंक्स बिफोर अंडरटेकिंग म्यूचुअल फंड बिजनेस। बैंक स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड शुड कंप्लाई विद द गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना है, जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उनको भी टाइमली यहाँ पे क्या करना है, गो थ्रू करना है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। जो भी बैंक प्रोवाइड करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के रिलेशन में सर्विसेज टू देयर कस्टमर। The bank sponsor mutual fund should not use the name of the sponsoring bank as part of their name. Where a bank's name has been associated with the mutual fund, a suitable disclaimer clause should be inserted while publicizing new schemes that the bank is not liable or responsible for any loss or shortfall resulting from the operation of the scheme. डेफिनेटली आप सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को एज एन इंटरमीडियरी, एज अ कॉर्पोरेट एजेंट। हमने पहले ही रीड किया था कि रिस्क पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा बैंक्स का। तो यहाँ पे जो बैंक्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो वो एज अ पार्ट ऑफ देयर नेम, जो स्पॉन्सरिंग बैंक का नेम है उसको यूज नहीं करेंगे इस तरीके की सर्विस के साथ। अगर कर रहे हैं स्पेसिफिकली डिस्क्लेमर शुड बी देयर कि अगर कोई लॉस हुआ, कोई शॉर्टफॉल हुआ तो वो केस में बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। Banks may enter into agreement with the mutual fund for marketing the mutual fund units subject to the following terms and condition. क्या क्या terms and condition follow करनी पड़ेंगी? Banks should only act as agent of the customer, forwarding the investor application for purchase. मतलब आप as a, जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात की ना, इफ पर्सन ए वांट्स टू इन्वेस्ट इन द कंपनीज ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज, है ना, आप एज ए इंटरमीडियरी काम कर रहे हो दोनों के बीच में, अपने कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर के बीच में, ठीक है। So forwarding the investor application for purchase, sale of mutual fund unit to the mutual fund, the registrar, the transfer agent. The purchase of unit should be at customer risk and without the bank guaranteeing any assured return. तो I hope so the thing is clear to you. Clear cut इस चीज को लेके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखिएगा, ठीक है। बैंक शुड नॉट अक्वायर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट। एक रहता है प्राइमरी मार्केट, एक रहता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है, बेसिकली जहां पे कंपनी डायरेक्टली सेल कर रही है अपना जो भी शेयर्स, बॉन्ड, जो भी सिक्योरिटीज हैं, डायरेक्टली सेल कर रही है कंज्यूमर्स को, ठीक है, कस्टमर को डायरेक्टली सेंड कर रही है, सेल बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर। लेकिन अगर दो कस्टमर्स के बीच में, लेकिन अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी यहाँ पे दो कस्टमर्स के बीच में हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग आप कर सकते हो ना, तो ये जो रहता है ये रहता है आपका सेकेंडरी मार्केट में, ये रहता है आपका प्राइमरी मार्केट में। तो स्टेटमेंट इज व्हाट, दैट बैंक शुड नॉट अक्वायर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू। बैंक शुड नॉट बाय बैक यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड फ्रॉम देयर कस्टमर, मतलब अब जो उन्होंने सेल किया उसको वापस ले लेना, ठीक है। तो बैंक ये चीज नहीं करेंगे, वो तो एज अ इंटरमीडियरी काम कर रहे हैं ना। If the bank propose to extend any credit facility to individuals against the security of units of mutual fund, sanction of such a facility should be in accordance with the extent instructions of RBI
ऑन एडवांस अगेंस्ट शेयर्स, डिवेंचर्स एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपके लिए एक एसेट क्रिएट हो गया। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, वो इन्वेस्टमेंट को अगर आप एज अ सिक्योरिटी रख के लोन लेना चाहते हो तो क्या ऐसा अलाउड है डिपेंडिंग अपॉन द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई दैट इज इशूड इन रिलेशन टू शेयर्स एंड डिवेंचर और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है। बैंक्स होल्डिंग कस्टडी ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर should ensure that their own investment and investment made by or belonging to their customer are kept distinct from each other। उन्होंने भी, अगर बैंक ने भी इन्वेस्टमेंट की है या कस्टमर ने भी इन्वेस्टमेंट की है, दोनों क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। बैंक शुड पुट इन प्लेस कि इतनी मान लो इतना परसेंटेज जो इन्वेस्टमेंट है कस्टमर का है या इतना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट बैंक का है, समथिंग लाइक दैट। Bank should put in place adequate and effective control mechanism in this regard, besides with the view to ensure better control. Retailing of units of mutual funds may be confined to certain selected branch of a bank। मतलब हर कोई नहीं, डेफिनेटली जो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करेंगे वो ही इस तरीके की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है। देन एंट्री ऑफ बैंक्स इनटू इंश्योरेंस बिजनेस। तो बैंक का इंश्योरेंस टर्म सुनिए आपने, तो यहाँ पे इंश्योरेंस जो बिजनेस के रिलेशन में जो सर्विसेज हैं, वैसे अगर मैं बात करूँ जो इंश्योरेंस सेक्टर है दैट इज कंट्रोल बाय IRDA, है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एंट्री ऑफ बैंक इनटू इंश्योरेंस बिजनेस किस तरीके से, एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वुड बी परमिटेड टू अंडरटेक इंश्योरेंस बिजनेस एज एजेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी ऑन अ फी बेस। तो यहाँ पे भी वो थर्ड पार्टी की तरह काम करे विदाउट एनी रिस्क पार्टिसिपेशन। दी सब्सिडरी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू। एक रहते हैं आपके नॉन शेड्यूल बैंक्स, एक रहते हैं आपके शेड्यूल बैंक। जो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में रजिस्टर है वो शेड्यूल बैंक्स। अभी सेकंड शेड्यूल क्या कहता है बेसिकली कि कुछ ना यहाँ पे क्या बोलते हैं कंडीशंस हैं, लाइक कि आप पिछले 3 साल में प्रॉफिट में रहे होने चाहिए, एनपी आपका 1% से 1% डिसाइड करी रहती है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, CRR SLR के साथ आप कंप्लाई करने चाहिए, और क्या था एनपीए के रिलेशन में कैपिटल एडिक्वेसी, हाँ कैपिटल एडिक्वेसी रेशो आपने मेंटेन करके रखनी है, कितनी मेंटेन करके रखनी है। तो ये सारी कुछ कंडीशंस हैं, जो बैंक्स इनके साथ कंप्लाई करते हैं वो सेकंड शेड्यूल की कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं, जो नहीं करते वो उस लिस्ट से एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं उनको परमिटेड है कि वो इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। द सब्सिडरीज ऑफ बैंक विल ऑल्सो बी अलाउड टू अंडरटेक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑन एजेंसी बेसिस। तो जो आगे उनकी सब्सिडरीज हैं बैंक की, वो भी इस तरीके का जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड कर सकती हैं। बैंक विच सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन बिलो विल बी परमिटेड टू सेट अप अ जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर अंडरटेकिंग इंश्योरेंस बिजनेस विद रिस्क पार्टिसिपेशन। अदरवाइज रिस्क पार्टिसिपेशन नहीं है, बट इफ दे वांट टू एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर इज बेसिकली व्हाट, जहां पे पार्टीज विल कम टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा फिर वो जो जॉइंट वेंचर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर तो बैंक्स इंश्योरेंस बिजनेस के रिलेशन में वांट्स टू एंटर इन जॉइंट वेंचर, दे कैन विद रिस्क पार्टिसिपेशन सब्जेक्ट टू सेफगार्ड, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन कि उनका इंटरेस्ट हैम्पर ना हो। द मैक्सिमम इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन सच अ बैंक कैन होल्ड इन द जॉइंट वेंचर कंपनी विल नॉर्मली बी 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। जिस इंश्योरेंस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कंपनी की पेड अप कैपिटल होएगी, वो पेड अप कैपिटल का कम से कम 50% यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डिंग रहेगी वो बैंक की जो जॉइंट वेंचर में एंटर करना चाहते हैं इन रिलेशन टू इंश्योरेंस बिजनेस। On a selective basis, the Reserve Bank of India may permit a higher equity contribution by a promoter bank initially, pending disinvestment of equity within the prescribed period. The eligibility criteria for joint venture participant are as under. तो ये जो 50% यहाँ पे बता रखा है परसेंटेज, इसको इंक्रीज किया जा सकता है बाय द RBI। ठीक है। अगर ज्वाइंट वेंचर में पार्टिसिपेट करना है, व्हाट इज द क्राइटेरिया, क्या क्या कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले है द नेटवर्थ ऑफ द बैंक शुड नॉट बी लेस देन 500 करोड़। CRAR
आपने कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशो है ना, कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशो ऑफ द बैंक शुड नॉट बी लेस देन 10%. लेवल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट शुड बी रीजनेबल. द बैंक शुड हैव नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स. एंड एक लास्ट जो कंडीशन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं. द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरीज इफ एनी ऑफ द कंसर्न बैंक शुड बी सेटिस्फैक्ट्री. तो अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई हैं, अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं, तो वो केस में आप जो है इफ यू वांट टू एंटर ऑन रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस यू कैन. ठीक है, यू कैन. क्या क्या क्राइटेरिया है फटाफट एक बार रिकॉल कर लो. एक तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रिलेशन में हो गया. अगर सब्सिडरीज हैं, सब्सिडरीज का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए. कम से कम 3 साल आप प्रॉफिट में होने चाहिए. कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशो जो है आपने 10% मेंटेन करके रखनी है. नेटवर्थ जो है बैंक की नेटवर्थ, आई होप सो द कॉन्सेप्ट नेटवर्थ इज क्लियर टू यू. नेटवर्थ मीन्स व्हाट? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल प्लस रिजर्व. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल प्लस रिजर्व. लाइबिलिटी साइड आपको देखने को मिलता है ना, कैपिटल विल बी देयर, रिजर्व एंड सरप्लस विल बी देयर. तो कैपिटल प्लस रिजर्व का जो आपका सम है वो बेसिकली कहलाता है नेटवर्थ. तो जो नेटवर्थ है कंपनी की और जो बैंक की जो ज्वाइंट वेंचर में ज्वाइंट वेंचर में एंटर होना चाहते हैं वो कम से कम मतलब 500 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होनी चाहिए. एक सीआरआर के रिलेशन में हो गया, नॉन परफॉर्मिंग के रिलेशन में हो गया, नेट प्रॉफिट, मतलब सारी नॉर्मल सी कंडीशंस हैं. ठीक है, कि सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए इफ यू वांट टू एंटर इनटू जॉइंट वेंचर. तो ये कंडीशंस ध्यान में रखिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान में रखिएगा. ठीक है, ये जो कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशो है, आपको पता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के बारे में आप जानते होंगे कि जो भी आप एडवांस प्रोवाइड करते हो डेफिनेटली रिस्क रहता है, एसोसिएट रहता है. आप इंडिविजुअल कस्टमर को कर रहे हो उसके साथ कोई और रिस्क अटैच होएगा, परसेंटेज रिस्क जो अटैच होएगा वो कुछ और होएगा. आप बिग कॉर्पोरेशंस कंपनीज को कर रहे हो प्रोडक्टिव पर्पस, नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए तो बैंक प्रोवाइड ही नहीं करते है ना. तो हर एक केस में जो रिस्क है, रिस्क परसेंटेज है वो क्या रहेगा, डिफरेंट होएगा. तो अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे जो कैपिटल है वो मेंटेन करके रखनी है सो दैट यू विल बी एबल टू मीट ऑफ योर लाइबिलिटी. आपने एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट प्रॉपर लेके चलना है ना. आप इंश्योर कर पाओ कि अगर बाई चांस डिफॉल्ट हो जाए, आपने लोन प्रोवाइड किया, डिफॉल्ट हो जाए, कस्टमर तो अपना पैसा लेने आएगा, यू विल बी एबल टू मेंटेन द लिक्विडिटी. आप सेटिस्फाई कर पाओ, अपनी लाइबिलिटी को मीट ऑफ कर पाओ. सिर्फ वही पर्पज रहता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के लिए. ठीक है, मेंटेन करने का. बेसल नॉर्म्स आपको पता होगा कि उनके साथ कंप्लाई किया जाता है. And in case a foreign partner contribute 26% of the equity with the approval of Insurance Regulatory and Development Authority, Foreign Investment Promotion Board, more than one public sector bank or private sector bank may be allowed to participate in the equity of insurance joint venture. तो फॉरेन अगर कोई फॉरेन पार्टनर जॉइंट वेंचर में ऐड होना चाहता है इंश्योरेंस के रिलेशन में, वो हो सकते हैं 26% कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ इक्विटी. मोर देन वन पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक वांट टू पार्टिसिपेट इन जॉइंट, क्योंकि जॉइंट वेंचर की अगर मैं बात करूँ ना, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि 2 ही यहाँ पे पार्टीज इन्वॉल्व होंगी. मोर देन 2 पार्टीज विल बी देयर. तो अगर यहाँ पे मोर देन वन पब्लिक सेक्टर बैंक, मोर देन वन प्राइवेट सेक्टर बैंक वांट टू एंटर इनटू जॉइंट वेंचर इन रिलेशन टू इंश्योरेंस कंपनी, दे कैन. ठीक है, मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि जो फॉरेन पार्टनर है वो अलाउड नहीं है इन जॉइंट वेंचर ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस. सो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी. ठीक है, A subsidiary of a bank or of another bank will not normally be allowed to join the insurance company on a risk participation basis. जैसे मैंने आपको बोला कि जो बैंक हैं वैसे बैंक रिस्क पार्टिसिपेशन में नहीं, रिस्क पार्टिसिपेशन का पार्ट नहीं रहते, लेकिन अगर वो जॉइंट वेंचर में जॉइंट वेंचर के जरिए हैं तो वो केस में रिस्क पार्टिसिपेशन विल बी देयर. लेकिन जो उनकी आगे फर्दर सब्सिडरीज हैं, if they want to enter into insurance business on risk participation basis, that is not allowed. ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है कि जो सब्सिडरीज हैं बैंक की वो इन्वॉल्व हो सकती हैं इंश्योरेंस के रिलेशन में इफ दे वांट टू ऑफर दीज काइंड ऑफ सर्विसेज, लेकिन विदाउट रिस्क पार्टिसिपेशन. रिस्क पार्टिसिपेशन के लिए जो नॉर्मल जो बैंक्स हैं सिर्फ वही जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर वो भी ये जो क्राइटेरिया बताया मैंने वो फुलफिल कर दे तो. ठीक है, लेकिन सब्सिडरीज अलाउड नहीं है. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना, डेफिनेटली चांसेस ऑफ कंफ्यूजन विल बी देयर जब भी स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा.
क्योंकि पहली चीज मैंने आपको बताई कि रिस्क पार्टिसिपेशन बैंक के केस में रहता है। पहली चीज मैंने आपको बताई कि जो बैंक्स हैं या मान लो इनकी जो भी सब्सिडरीज हैं, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, पार्टिसिपेट कर सकती हैं इंश्योरेंस बिजनेस में। यही चीज बताई ना। सेकंड हमने डिस्कस किया कि जो बैंक्स हैं लेकिन विदाउट रिस्क पार्टिसिपेशन, विदाउट रिस्क पार्टिसिपेशन। सेकंड हमने डिस्कस किया कि जो बैंक हैं इफ दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस विद रिस्क पार्टिसिपेशन तो वो हो सकते हैं। तो आपको फॉर एक मोमेंट के लिए ऐसा लगेगा कि अगर ये विद रिस्क पार्टिसिपेशन इंश्योरेंस बिजनेस में ऐड ऑन हो सकते हैं तो इनकी सब्सिडीज भी हो सकती होंगी, लगेगा ना एक मोमेंट के लिए, लेकिन दैट इज इनकरेक्ट। रिस्क पार्टिसिपेशन में जो भी बैंक की सब्सिडीज रहेंगी या अनदर बैंक रहेगा, दे आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। A subsidiary of a bank or of another bank will not normally be allowed to join the insurance company on a risk participation basis. Subsidiaries would include bank subsidiaries undertaking merchant banking, securities, mutual fund, leasing finance, housing finance, business, etc. ठीक है। Banks which are not eligible as a joint venture participant as above can make investment up to 10% of net worth। अभी जो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, है ना, वो तो पार्टिसिपेट कर लेंगे इंश्योरेंस बिजनेस में। जो नहीं कर पा रहे वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल, तो फिर क्या वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्या फिर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इंश्योरेंस बिजनेस में? सो इट्स आंसर इज नो। तो एक लिमिट्स यहाँ पे डिसाइड कर रखी हैं, परसेंटेज डिसाइड कर रखी है कि अप टू दैट परसेंटेज दैट इज अलाउड। ठीक है, अभी वो डिस्कस करने लगे हैं। So banks which are not eligible as a joint venture participant as above can make investment up to 10% of their net worth of the bank or ₹50 crore whichever is lower in the insurance company for providing infrastructure and services support. Such participation shall be treated as an investment and should be without any contingent liability for the bank. I hope so you are familiar with the term what is contingent liability. Do let me know in the comment box. Contingent liability means what? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा contingent liability means what. तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे वो इंश्योरेंस बिजनेस में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं अप टू 10% ऑफ नेटवर्थ ऑफ द बैंक और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। ठीक है, किस पर्पज के लिए? क्योंकि अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप चाहिए, तो वो चीज के लिए आप यहाँ पे क्या हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन ये पार्टिसिपेशन जो है विदाउट कंटिजेंट लाइबिलिटी होएगा। तो अभिनव सर ने यहाँ पे आंसर किया दैट लाइबिलिटी विच कैन अराइज इन फ्यूचर। मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, है ना। स्पेसिफिक अगर मैं वर्ड बोलूँ ना यहाँ पे, दैट इज मे और मे नॉट, may or may not, it's depending upon the future event। ठीक है, can arise, can not, ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। तो it may or may not, it's totally depend upon the future event कि आपकी लाइबिलिटी अराइज होएगी या नहीं होएगी। इस तरीके की जो लाइबिलिटी रहती है दैट इज बेसिकली नोन एज कंटिजेंट लाइबिलिटी। तो जो ये पार्टिसिपेशन रहेगा बैंक्स का इंश्योरेंस कंपनी में, वो रहेगा विदाउट कंटिजेंट लाइबिलिटी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि फ्यूचर में अगर कोई इवेंट अक्कर हुआ तो ये जो बैंक्स हैं इनकी लाइबिलिटी अराइज होगी। ठीक है, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दीज बैंक्स विल बी एज अंडर। तो वैसे तो मेन जो क्राइटेरिया है वो तो हमने डिस्कस कर लिया ऊपर, एक बार के लिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं। CRAR of the bank should not be less than 10%. The level of NPA should be reasonable. The bank should have net profit for last 3 consecutive year. तो ये जो सेकंड कैटेगरी हमने डिस्कस की कि जिन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 10% ऑफ नेटवर्थ या 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, ये तो इन्होंने क्राइटेरिया फुलफिल, ये इस तरीके से तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इफ दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस कंपनी तो ये क्राइटेरिया भी उनको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, CARR जो है उनकी 10% से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, NPA रिजनेबल होने चाहिए, प्रॉफिट्स में होने चाहिए कम से कम पिछले 3 साल। ठीक है, ऑल बैंक एंटरिंग इनटू इंश्योरेंस बिजनेस विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI।
रिजर्व बैंक विल बी गिवन परमिशन, तो डेफिनेटली आपने मतलब एज अ बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इट्स बैंकर्स बैंक, है ना। तो अगर आपने पार्टिसिपेट करना है वो केस में आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। द रिजर्व बैंक विल गिव परमिशन टू द बैंक ऑन केस टू केस बेसिस, कीपिंग इन व्यू ऑल रेलिवेंट फैक्टर इंक्लूडिंग द पोजीशन in regard to the level of non-performing asset of the applicant bank, so as to ensure that non-performing asset do not pose any future threat to the bank in its present or proposed line of activity, that is insurance business। तभी तो ऊपर क्राइटेरिया बताया ना कि आपने अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तभी आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो वो इंश्योरेंस बिजनेस में। डेफिनेटली जब आप रिजर्व बैंक से परमिशन लोगे एज ए एप्लीकेंट बैंक फॉर एंटरिंग इनटू दिस टाइप ऑफ बिजनेस, बैंक्स पहले अश्योर करेंगे कि यू वेदर यू विल बी एलिजिबल और नॉट टू हैंडल द न्यू प्रोडक्ट लाइन, प्रपोज प्रोडक्ट लाइन, आप उसको हैंडल कर लोगे अगर आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज होगी फ्यूचर में। तो एनपीए जो है इट्स अ बिग प्रॉब्लम, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो प्रॉब्लम है, तो ये क्राइटेरिया चेक किया जाएगा केस टू केस बेसिस के ऊपर, आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि एप्लीकेंट बैंक को अलाउ करना है कि नहीं करना, ठीक है। देन एंट्री ऑफ बैंक्स इनटू इंश्योरेंस बिजनेस, इंश्योरेंस एजेंसी बिजनेस और रेफरल अरेंजमेंट। The bank need to obtain prior approval of the RBI for engaging in insurance business or referral arrangement without any risk participation subject to following condition। तो बैंक्स जो हैं ऐसा कर सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। What are that? The bank should comply with IRDA regulation for acting as composite corporate agent or referral arrangement with insurance companies। The bank should, क्योंकि आपको पता है कि इंश्योरेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं, रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इज नोन एज व्हाट, इट्स IRDA, ठीक है। तो डेफिनेटली जो भी उनकी प्रोविजंस हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उनके साथ भी कंप्लाई करना है बैंक्स ने, ठीक है। बैंक शुड नॉट अडॉप्ट एनी रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिंग इट्स कस्टमर to go in only for a particular insurance company in respect of asset finance by the bank। मतलब बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक वर्ड अगर मैं यूज करूँ, ये जो स्टेटमेंट लिखी है कि बायसनेस नहीं दिखानी। द कस्टमर शुड बी अलाउड टू एक्सरसाइज देयर ओन चॉइस, कि नहीं यही कंपनी में इन्वेस्ट करो, यही बेहतर है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। द बैंक डिजायरस ऑफ एंटरिंग इनटू रेफरल अरेंजमेंट बिसाइड्स कंप्लाइंग विद IRDA रेगुलेशन should also enter into an agreement with insurance company concerned for allowing the use of its premises and making use of existing infrastructure of the bank। As the participation by bank's customer in insurance product is purely on voluntary basis, it should be stated in all publicity material distributed by bank in a prominent way। There should be no linkage, either direct or indirect, between the provision of banking services offered by bank to its customer and use of insurance products। तो definitely ये आपका कॉल रहता है। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, इफ़ यू क्या बोलते हैं उसको, कि इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, है ना, आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, इट्स टोटली वॉलंटरी बेसिस के ऊपर रहता है। कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्ट्रिक्टनेस नहीं रहती कि नहीं आप एज अ बैंक कस्टमर हो, आपको ये चीज़ में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, नथिंग लाइक दैट। इट्स टोटली ऑन वॉलंटरी बेसिस एंड पब्लिकली इसको क्या है आपने डिस्क्लोज भी करना है ये चीज़ के रिलेशन में, ठीक है। एंड जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो टू योर कस्टमर, है ना, जो भी आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो टू योर कस्टमर्स, उनके बीच में, एंड जो भी आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो एज अ पार्टिसिपेंट विद द इंश्योरेंस कंपनी, दोनों के बीच में ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कोई लिंकेज नहीं है, कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। Then the risk, if any, involved in insurance agency referral arrangement should not get transferred to the business of the bank, ठीक है। विद रिस्क डेफिनेटली जो आपका मेन बैंकिंग बिजनेस है दैट इज डिफरेंट। इफ यू वांट टू एक्ट एज अ थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, अगर आपने इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, है ना, सर्विस प्रोवाइडर विल बी देयर, उनके साथ अगर आप एंटर हो रहे हो एज अ थर्ड पार्टी, अगर वो केस में रिस्क हुआ, डेफिनेटली वो आपका जो मेन बैंकिंग बिजनेस है उसको वो इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, उसके साथ रिलेटेड नहीं है। देन थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बैंक, तो क्या क्या है,
Banks, as a part of their third party distribution strategies, mainly focus on the following products and market the same to their captive customer through their network of branches. तो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो ऑफर किए जाते हैं बैंक्स की तरफ से, ठीक है, एज अ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट. मार्केटिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, marketing of non-life insurance product of general insurance companies, distribution of mutual fund scheme of various mutual fund houses, offering of demat services, offering of broking services as a broker. ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना बैंक्स. क्या ये जो उनका मेन बिजनेस है, मेन बैंकिंग बिजनेस है, क्या ये उनके साथ रिलेट करती है? नहीं. लेकिन ये जो सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करती हैं, दैट सर्विसेज हेल्प द बैंक टू जनरेट रेवेन्यू, चाहे कमीशन की फॉर्म में, चाहे फी बेस की फॉर्म में. तो ये एक तो पार्ट हो गया उनका पैरा बैंकिंग का, पहली चीज ये. दूसरी चीज, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऑफर किए जाते हैं बैंक की तरफ से, ठीक है. LIC जनरल इंश्योरेंस है ना, आपको पता है ये सारी चीजें. म्यूचुअल फंड के सर्विसेज, म्यूचुअल फंड सर्विसेज, डीमैट अकाउंट आप ओपन करवाते हो अगर आपने इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी के शेयर्स में, है ना, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट. तो ये जो सर्विसेज हैं ये बैंक प्रोवाइड करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर ब्रांचेस, ठीक है. Banks typically enter into agency tie-up for distribution by entering into distribution agreement covering all aspects of distribution, including market support, training to bank personnel, collection arrangement, commission marketing expenses, paid out of agency services rendered by bank. अभी हम इनको करते हैं डिस्कस डिटेल में, ठीक है, कि जो मॉडल ऑप्ट किया जाता है, यहाँ ये 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें रहती है. डेफिनेटली अगर आप न्यू सर्विस, कोई न्यू प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, उसके रिलेशन में आपको काफ़ी अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी, है ना. अपना जो भी बैंक स्टाफ है उसको अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है कि किस तरीके से काम चलेगा ये सारी चीज़ों के रिलेशन में. तो ये सारी अरेंजमेंट आपको करनी पड़ेगी. तो क्या मॉडल जो है अडॉप्ट किया जाता है बैंक की तरफ से फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट, अभी उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ पॉलिसी, सबसे पहला हमने यही डिस्कस किया था ना कि ये ऑफर किया जाता है बैंक की तरफ से. तो इसके रिलेशन में क्या मॉडल फॉलो किया जाता है या क्या चीजें रहती हैं. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज through the branches of banks is termed as bank assurance in global parlance. तो आप familiar हो ये term के साथ. Insurance companies use the network of branches and reach their customers through the branches for selling different insurance policies. The model has gained strength across the globe and bank assurance model is gaining strength in India too. आज की डेट में तो बहुत. The business model in life insurance is mainly dependent on individual agent in most of the life insurance companies. Realizing the potential of insurance business, a number of banks have started new insurance joint venture companies both in the life and non-life side, and this will be discussed separately. हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज मतलब रिलेटिंग टू योर लाइफ, आप इंश्योरेंस करवाते हो ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज विल बी देयर, जहाँ पे आपका डेथ कवर रहता है ना, ये सारी चीजें रहती है डिफरेंट पॉलिसीज में, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस आप इन्वेस्ट करते हो, है ना. तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट भी है सिक्योरिटी पर्पज के लिए, ये चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट भी है आज की डेट में. अगर मैं बात करूँ मतलब इंश्योरेंस तो होनी ही चाहिए, जो पर्सन है उसकी इंश्योरेंस तो है, ये क्या है, एक नेसेसिटी है कि वो चीज़ तो होनी ही चाहिए सिक्योरिटी पर्पज के लिए. बैंक्स जनरली मार्केट द प्रोडक्ट थ्रू ब्रांच नेटवर्क. The type of product they sell mainly comprise of single premium product and regular periodical premium payment product depending upon the need of their prospectus. कई बारी मतलब आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, आपकी इसके अकॉर्डिंग है कि आपको कैसा सूटेबल लगता है, रेगुलर बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर, या जो भी डिसाइडेड होएगा उसके अकॉर्डिंग आप प्रीमियम पे करना चाहते हो कि सिंगल टाइम प्रीमियम पे करना चाहते हो ईयरली बेसिस के ऊपर, या जो भी चीज़ रहेगी, ठीक है. तो डिपेंडिंग अपॉन दी नीड ऑफ द कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है, प्रेफरेंस, आप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो है ऑफर कर सकते हो इन रिलेशन टू इंश्योरेंस. इन एडिशन बैंक ऑल्सो मार्केट ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट जहां पे मोर देन 1% कवर होंगे, ठीक है, टू देयर कस्टमर बेस्ड ऑन डेफिनेट ग्रुप ऑफ कस्टमर लाइक डिपॉजिट होल्डर एंड डिफरेंट लोन कस्टमर्स. इन ग्रुप प्रोडक्ट्स
The group should be clearly defined and bank will be the purchaser of the policy on behalf of the defined group. There are regulation and directives for insurance regulatory and development authority, the regulator for insurers, for corporate agency model of distribution of life and non-life policies. Definitely आपने comply करना है according to provision lawful activities के साथ ही चलना है जो IRDA ने बताई हैं या RBI एक्ट ने बताया है comprehensively कि आपने इस तरीके से ये चीज़ों के साथ डील करना है, ठीक है. The important features regarding distribution of direct policies. तो क्या important features हैं of corporate agency model of distribution? Following are the important features of corporate agency model distribution. So as per the present IRDA guidelines, bank can take the corporate agency of one life insurer and one non-life insurer only. IRDA is contemplating for allowing bank to take a corporate agency of more than one insurer in life as well as non-life insurance, and the report of the committee set up to review the existing model is awaited at that time. Agent can distribute the regular premium policy of life insurance across its branches. The type of policies issued, क्या क्या जो different kind of products या policies जो रहती हैं in case of insurance, that include endowment policies will be there with the profit, term plan, equity linked saving scheme, unit link insurance, which are hybrid combination of above policy depending upon your requirement according to your preference, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग आप क्या हो डिफरेंट ये जो पॉलिसीज ऑफर की जाती हैं आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो. In policies which are equity oriented, the return expectation in addition to life cover are uncertain since they are linked to capital market volatilities. डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बोला कि जहाँ पे रिस्क रहेगा ना वहाँ पे रिटर्न क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी. तो अगर आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखते हो तो वो केस में यहाँ पे अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटीज चेंजेस, डायनामिक चेंजेस इन कैपिटल मार्केट, ठीक है. In pure term plan, the policy benefit cover only the death of the policyholder and premium are very low. The premium payment model of policies are basically of two type, single premium and regular premium. Monthly basis के ऊपर हो सकता है, quarterly, half yearly या annual payments will be there. The commission banks receive for mobilization of single premium policies is very low as for them the service cost is less. Normally it's 2%. ओवर अबव हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है. इन जनरल अगर बात की जाए इट इज़ नियर बाय 2%. इन केस ऑफ रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी द कमीशन इनकम फॉर बैंक्स नॉर्मली वेरीज बिटवीन 15 to 25% अप्रॉक्सीमेटली. अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो डेफिनेटली कमीशन चार्ज करोगे, दैट मे वेरी फ्रॉम 15 to 25. इंश्योरेंस कंपनीज स्पेशली बिग प्लेयर्स push single premium more as it result in more premium mobilization for the insurer and less commission payout for the corporate agent. Bank in order to reap the benefit of corporate agency should focus on regular premium policies of course based on the need of the customer but should not mis-sell policies for the sake of commission. मैंने पहले ही बोला था कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है. तो ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी. डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, नीड, प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, उसके अकॉर्डिंग उनको पॉलिसीज ऑफर की जाएंगी. जो भी पेमेंट के रिलेशन में रहेगा, प्रीमियम पेमेंट के रिलेशन में रहेगा, सिंगल टाइम करना है या रेगुलर करना है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. सम बैंक्स मार्केट ओनली थ्रू आइडेंटिफाइड ब्रांचेस बट मोस्ट ऑफ द बैंक डिस्ट्रीब्यूट इट थ्रू ऑल ब्रांचेस. द इंश्योरर extend hand holding support for marketing by deploying their sales personnel across the bank's branches. मोस्टली अगर यहाँ पे जो ये सर्विसेज हैं इंश्योरेंस के रिलेशन में ये जो ऑफर की जाती है आइडेंटिफाइड ब्रांचेस के जरिए, एंड नॉर्मली जो हैं सारी ब्रांचेस भी प्रोवाइड कर सकती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं. मोस्ट ऑफ द केसेस में आइडेंटिफाइड ब्रांचेस जो रहती हैं बैंक की वो प्रोवाइड करती हैं इस तरीके की सर्विसेज, क्योंकि डेफिनेटली उनकी एक गुडविल, एक इमेज रहती है
कस्टमर उनके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। कस्टमर रिलेशन जो है वो ब्रांचेस का या उनकी इमेज के रिलेशन में वो बढ़िया है, दैट इज़ द रीज़न, ठीक है। अदरवाइज और कोई ऐसा खास रीज़न नहीं है। तो नेक्स्ट है ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट के रिलेशन में हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल का जो सेशन रहेगा आपका वो मॉर्निंग में रहेगा 7:30, ठीक है। आज की जो क्लास थी ड्यू टू संडे तो वो टाइमिंग आपको चेंज देखने को मिले। कल की जो आपकी क्लास रहेगी रिटेल बैंकिंग की वो सेम टाइमिंग है, दैट इज 7:30, ठीक है, 7:30 AM। तो ये काफ़ी चैप्टर अभी पढ़ा है, ग्रुप इंश्योरेंस है। फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब काफ़ी चैप्टर है अभी, तो कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो इसी के साथ जो आज का सेशन है इसे करती हूँ वाइंड अप। सेशन वाइंड अप करने से पहले